हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सेकंड है यूनिट नंबर फर्स्ट का, +1 क्लास का यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकंड अब चल रहा है यहाँ पे। तो देखो फिजिक्स जो काम करता है वो चार टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस पे काम करता है। चार टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस पे काम करता है। वो कौन कौन सी फोर्स है, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, कैसे अराइज होती है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। लेट अस स्टार्ट। फंडामेंटल फोर्सेस के टाइप कितने बच्चों? चार टाइप। कितने टाइप है? चार टाइप है। पहली फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। पहली फोर्सेस कौन सी? ग्रेविटेशनल। देखो ये जो फोर्स बच्चों अराइज होगी ना, ये मास के कारण अराइज होगी। संसार के किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स को क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो आपको पता है मास कभी जीरो नहीं हो सकता। मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज मास की स्टेटमेंट क्या देते हो? व्हाट इज मास? अगर आपसे कुछ पूछ ले मास क्या होता है, क्या बताओगे? मास की स्टेटमेंट बच्चों ये है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। यानी किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है वो है मास। ठीक है। और मैटर कभी भी अगर वो ऑब्जेक्ट या बॉडी है तो उसके अंदर मैटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ होगा, एटम मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ प्रेजेंट होंगे, तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो मास कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये काम करेगी संसार के अंदर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगेगी उसको नाम दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कैसी होती है? ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है बच्चों। कैसी होती है? अट्रैक्टिव। स्टेटमेंट पे चलते हैं। दिस इज फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। यानी आपको यहाँ पे फोकस करना है, मास के कारण अराइज होगी और कैसी होगी? अट्रैक्टिव। देखो फोर्स में भी रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, लेकिन ये फोर्स कैसी होगी? ऑलवेज अट्रैक्टिव होगी। ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके। और इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है ए, उसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है m2, बीच के डिस्टेंस है r। डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर लेते हैं और इनके बीच फोर्स लग रही है F। तो ऐसा देखा गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मासेज। मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली क्या होगी? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ये फोर्स इंक्रीज होगी, और जितना ज्यादा ये ऑब्जेक्ट दूर होंगे उतनी फोर्स कम होगी, और जितना क्लोज आएंगे उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को कंबाइन कर दिया तो यहां से आ गया F डायरेक्टली m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इस साइन को हटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा? कांस्टेंट g। अब फॉर्मूला क्या बन गया? F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपने 9th में पढ़ रखा है। g का नेम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हर जगह सेम है, चाहे अर्थ पे भी सेम है, मार्स पे चले जाओ, ठीक है, कहीं भी प्लेनेट पे चले जाओ, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स -2। ये इसकी यूनिट है और ये इसकी वैल्यू है। ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां से फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब इस फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम करते हैं डिस्कस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, हमेशा कैसी रहेगी? अट्रैक्टिव। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव। कैसी रहेगी? हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगी। अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। सेकंड, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? कोई फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग ही एक्ट करे, उसका नाम रखते हैं सेंट्रल फोर्स। तो ये सेंट्रल फोर्स है, इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। ओके, लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। दूसरा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब बच्चों ये है कि इस फोर्स के अगेंस्ट, यानी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसके अगेंस्ट जो हम करेंगे वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वो वर्क डन, इसलिए इसका क्या नाम है? कंजर्वेटिव फोर्स। यानी ये पाथ पे डिपेंड करने वाली नहीं है। वर्क डन जो हम करेंगे वो इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ वन इज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है? कोई भी फोर्स जो, ठीक है, इस रिलेशन को ओबे करती हो, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। काफी फोर्सेज है, कुलाम्बिक फोर्स भी है जो इसको ओबे करती है, तो ये फोर्स भी इसको ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे करती है। इसके बाद
वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे कमजोर फोर्स नेचर के अंदर कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर भी इसके कारण कंप्लीट यूनिवर्स हमारा बाइंड है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल होता है अर्थ पे, वो किस कारण फॉल होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। प्लैनेट जो करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वो भी किस कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स कारण। तो यानी इस फोर्स ने कंप्लीट यूनिवर्स को बाइंड कर रखा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फोर्स है, लेकिन है सबसे कमजोर फोर्स। लास्ट वन इज एक्सचेंज पार्टिकल, इसके अंदर क्या है? ठीक है, ग्रेविटी। अब इसका कंसेप्ट आपके लिए नया हो सकता है। एक्सचेंज पार्टिकल क्या होते हैं? एक्सचेंज पार्टिकल ऐसा मानता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगती है तो वहां पे एक वर्चुअल पार्टिकल हम मानते हैं, वर्चुअल पार्टिकल मानते हैं, उसका क्या नाम रखा हमने? एक्सचेंज पार्टिकल। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आपस में इनके बीच फोर्स लग गई, तो ऐसा हो रहा है कि ये इसको कुछ पार्टिकल दे रहा है, प्रोवाइड, ये इसको दे रहा है साइमल्टेनियसली, ये इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको दे रहा है। यानी ऐसे मान लो कि दो पर्सन है, दो पर्सन है और ये कोई भी, और ये कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली ये इसकी तरफ फेंक रहा है, ये इसकी तरफ फेंक रहा है, ये इसकी तरफ फेंक रहा है, ये यानी एक्सचेंज हो रहा है। तो वहां पे जो एक्सचेंज पार्टिकल, ये कंसेप्ट एक्चुअली में वर्चुअल कंसेप्ट है। और एक्सचेंज पार्टिकल कैसे पार्टिकल होते हैं? वर्चुअल पार्टिकल। वो यहाँ पे क्या है? ठीक है, एक्सचेंज पार्टिकल बच्चों यहाँ पे क्या है? ग्रेविटॉन्स है। क्या है? ग्रेविटॉन्स। ये आप पढ़ोगे हायर क्लास के अंदर। ठीक है, तो इतना ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, यहाँ पे क्या बताओगे? ग्रेविटॉन्स। लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। प्रेजेंस भी लिख सकते हो, अब्सेंस, अब्सेंस और प्रेजेंस। यानी ये जो फोर्स लगेगी, अगर दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये नहीं कि ये फोर्स वहां पे कम या ज्यादा हो जाएगी, सेम लगेगी, उतनी लगेगी, यानी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इन दोनों के बीच फोर्स लग रही है, वो इस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी ग्रेविटेशनल फोर्स की। ओके, बच्चों अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ फोर्स, सेकंड टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो वर्ड बना है, ये वर्ड बना है दो वर्ड से, इलेक्ट्रो और मैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब ये समझ सकते हो चार्जेस, जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो पढ़ रखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, और ये वर्ड जो यहाँ पे यूज है, मैग्नेटिक वर्ड का मिलेगा मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, आपको जैसे ही पता है। तो यहां से थोड़ा आइडिया लग रहा है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो बच्चों, जब भी चार्ज रेस्ट में होता है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, अगर दोनों रेस्ट में है तो इनके बीच एक फोर्स लगती है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जब हमारा चार्ज मोशन में आ जाता है तो वहां क्या बनता है? चार्ज की मोशन करंट, फ्लो ऑफ चार्ज करंट क्या बनता है? करंट। और जहां करंट होता है वहां क्या क्रिएट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी ये फोर्स आपस में कैसे इंटररिलेटेड फोर्स है, और इनको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों चार्ज के कारण ही अराइज हो रही है। एक तो चार्ज कहां पे? रेस्ट पे, तब अराइज हुई है, और दूसरी चार्ज मोशन में तब अराइज हुई है। तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। चलो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो स्टैटिक वर्ड का मतलब बच्चों है एट रेस्ट। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज, यानी दो चार्ज जो रेस्ट पे, उनके बीच जो फोर्स लगी उसका क्या नाम रखा है? क्या नाम रख रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके। सेकंड, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक पोल्स के बीच लगती है, नॉर्थ पोल के बीच, साउथ नॉर्थ पोल के बीच, उस फोर्स का क्या नाम है? मैग्नेटिक फोर्स। ओके। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर इनसेपरेबल। मैंने जैसे बताया कि चार्ज
रेस्ट पे है, चार्ज किस पे है, रेस्ट पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और चार्ज अगर मोशन में है तो फिर कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स काम करेगी, और मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज के मैग्नीट्यूड में भी चार्ज की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो वहां पे क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अगर 12th वाले वीडियो देख रहे होंगे उसको पता होगा ये फोर्स के बारे में, F बराबर क्यू वी साइन थीटा, यानी फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, कितनी फोर्स लगती है, F बराबर क्यू वी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स आर इनसेपरेबल, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। आप ऐसा समझ सकते हो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा है, टू एस्पेक्ट ऑफ ए जर्नल फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टू एस्पेक्ट ऑफ ए जर्नल फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करते हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पहले एक थोड़ा सा इसके लिए डेरिवेशन हम चेकआउट कर लेते हैं। ये मान लो दो चार पार्टिकल है, पॉइंट चार, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, पॉइंट चार, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। सपोज करो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, यहाँ फोर्स लगेगा। अगर मान लो ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव तब भी फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तब भी फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो अट्रैक्टिव, ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सिव, यानी फोर्स तो डेफिनेट लगेगा। तो ऐसा देखा कि ये फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो इन दोनों को मैं अगर यहां से कंबाइन करता हूं, फर्स्ट सेकंड को कंबाइन करूंगा तो एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2, ये आप 12th में पढ़ोगे फर्स्ट यूनिट के अंदर ही, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, के की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो k इज कांस्टेंट और k की वैल्यू बच्चों यहाँ पे फिक्स है, कितनी है k की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ओके, तो ये फोर्स का फॉर्मूला। अब यहां से आपको साफ दिख रहा है फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज के प्रोडक्ट पे और उनके बीच की डिस्टेंस पे। तो ये फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, कौन सी फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये आपके सामने है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी, इट मे बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। देखो ये साइन पे डिपेंड करेगी, चार्ज का साइन पॉजिटिव हो सकता है, दोनों का नेगेटिव भी हो सकता है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव, दोनों का पॉजिटिव होगा रिपल्सिव। तो इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव। ओके, सेकंड, ओबे इनवर्स स्क्वायर लो, बिल्कुल ओबे कर रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी ना, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये इनवर्स स्क्वायर लो होता है। और ये फोर्स जो होती है ना 10 टू द पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमने पहले जो फोर्स पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे कितना टाइम स्ट्रॉन्ग होती है, 10 टू द पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर। तीसरा फोर्स सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स यानी एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक्ट करेगी, और ये चार्ज इस पे जितनी फोर्स लगा रहा है उतनी ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक्ट करेगी। कंजर्वेटिव फोर्स यानी इसके द्वारा वर्क डन या इसके अगेंस्ट वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑपरेट डिस्टेंस विच आर नॉट वेरी लार्ज। देखो जो हमने पीछे जो फोर्स पढ़ी थी ना वो थी लॉन्ग रेंज फोर्स थी, उसका ऑर्डर वो काफी डिस्टेंस तक ऑपरेट कर सकती थी ग्रेविटेशनल, लेकिन ये ज्यादा डिस्टेंस तक ऑपरेट नहीं करेगी, विच आर नॉट वेरी लार्ज, लार्ज डिस्टेंस पे ऑपरेट नहीं करेगी। ओके, देखो ज्यादा डिस्टेंस पे काम करती जाएगी तो आर की वैल्यू कम होती जाएगी, आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ओके, एक्सचेंज पार्टिकल यहाँ पे क्या है, फोटोन, और वहां पे क्या था, ग्रेविटॉन्स। बच्चों अब जो हम तीसरे टाइप की फोर्स पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या करती है, इट बाइंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर इन ए न्यूक्लियस। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखती है, उस फोर्स का क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब वहां पे देखो अगर हम बात करें इनसाइड द न्यूक्लियस तो वहां पे तीन फोर्सेस काम कर सकते हैं, न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच। अब आपको साफ दिख रहा है
न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, यानी इन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे कोई फोर्स तो काम नहीं कर रही आपके अकॉर्डिंग। लेकिन इनके बीच प्रोटॉन प्रोटॉन पे दोनों तो पॉजिटिव चार्ज होता, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स काम करेगी? रिपल्सिव फोर्स काम करेगी, यानी ये तोड़ने की कोशिश करेगी किसको? न्यूक्लियस को। लेकिन आपको पता है न्यूक्लियस के पास तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। सबसे स्टेबल क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस बनाया मैंने, ये एटम ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्या क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, इनके कलेक्टिव कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कलेक्टिव कॉम्बिनेशन को बच्चों क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। +2 के अंदर आप पढ़ लोगे, इन दोनों कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ऐसा देखा गया कि ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन वाले फोर्स तो इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो फिर ऐसी कौन सी फोर्स है कि इन दोनों को बांध रखा है? इन दोनों यहाँ पे वो जो काम कर रही है, बल्कि ये प्रोटॉन वाले तो तोड़ने की कोशिश कर रही है, फिर यहाँ पे पक्का एक ने कोई फोर्स होगी जो इनको जोड़ रखती है। तो ऐसा देखा गया कि फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन। बट एक कंडीशन यहाँ पे क्या? डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 प्रोटॉन। तो यानी ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लग रही थी वो क्या हो गई? ओवरकम हो गई इस फोर्स के कारण। उसी फोर्स का क्या नाम है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो फोर्स लगती है किसके बीच लगती है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच ये फोर्स लगती है। ठीक है, तो यहां से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट आया। अब यहां से आप देख रहे हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी लग रही है, यानी इस पे तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन इस पे तो पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। एक पॉइंट तो यहां से क्लियर हो गया आपको, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी, नॉन सेंट्रल फोर्स, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक्ट नहीं करेगी। नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सचेंज पार्टिकल, यहाँ पे क्या? पाई मीजोन्स यहाँ पे एक्सचेंज पार्टिकल है। चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज तो आपको दिख गया, देखो आपको पता है कितनी डिस्टेंस के भीतर ऑपरेट करेगी? 10⁻⁻40 के 10⁻⁻15, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर ही ऑपरेट करेगी। तो शॉर्ट रेंज तो है, ज्यादा दूरी पे ऑपरेट नहीं कर रही। 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो बच्चे हमने पढ़ी थी पहले, उसे कितना टाइम स्ट्रॉन्गर है? 10⁻38। डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को यहाँ पे ओबे नहीं करते, कोई फॉर्मूला भी नहीं इसके लिए स्पेसिफाइड। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, अगर न्यूक्लियॉन्स, दो न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस अगर इतनी हो जाती है, कितनी? 0.8 फर्मी से कम हो जाती है, तो ये फोर्स कैसी हो जाएगी? रिपल्सिव हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा है, 0.8 फर्मी से कम हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? रिपल्सिव। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी न्यूक्लियर फोर्स की। ओके, 4 टाइप की जो फोर्स है बच्चों वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स? फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच काम करेगी जिनका लाइफ टाइम क्या होगा? शॉर्ट होगा। और ये जो फोर्स देखी गई बच्चों, ये देखी गई न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं ना उनके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे बीटा डीके। बीटा डीके कैसा है? ये कैसा प्रोसेस है? न्यूक्लियर प्रोसेस है। इसके अंदर ये फोर्स देखी गई वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको अच्छे से हम समझेंगे क्या बीटा डीके होती है, कैसे ये फोर्स अराइज हुई, क्या कंसेप्ट है। अभी एक बार इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिट बिटवीन लैक्टोन्स एंड लैक्टोन्स के बीच लगती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लैक्टोन्स क्या है? 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना उससे कितना टाइम स्ट्रॉन्ग होती है? 10⁻25। ऑपरेट इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज, इतनी साइज के अंदर ये ऑपरेट करती है जितना की न्यूक्लियर साइज की रेंज है ना, उसी साइज के अंदर ये ऑपरेट करते हैं, यानी इसका क्राइटेरिया इतना है 10⁻15। फील्ड पार्टिकल, यहाँ पे वेक्टर बोसॉन्स, इनका सिंबल लिख सकते हैं W नेगेटिव प्लस Z0 या Z0। ठीक है,
अब मेन पॉइंट है ना, ये पूछा जाता है कि इनके जो हमने 4 टाइप की फोर्स पढ़ी है, इनके बीच स्ट्रेंथ कैसे, रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है। तो आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनकी स्ट्रेंथ का रेशियो क्या हुआ, एफ जी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ डब्ल्यू का मतलब क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, एफ ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, एफ एन का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये इनका स्ट्रेंथ है 1:10⁻25 10⁻36 तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक फोर्स कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका कंपैरिजन देख लो कितना टाइम्स है, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। ओके, अब इसको देखते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स का क्या कंसेप्ट है। ये बच्चों को ज्यादा दिक्कत करता है, अच्छे से उनको क्लियर नहीं होता। ये जो +2 के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा और भी अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि +2 के अंदर एक चैप्टर है न्यूक्लियस का, तो वहां पे भी ये कंसेप्ट है। तो मैं एक बार इसको, वीक न्यूक्लियर फोर्स का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, बीटा डिके। तो बीटा डिके के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये आप पढ़ोगे +2 के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन प्रोटॉन और किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन में। देखो बीटा पार्टिकल किसको बोलते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा पार्टिकल बोल सकते हैं। तो यहां से बीटा डिके के अंदर जितने भी बीटा पार्टिकल जो एमिट हुए उनकी एनर्जी और वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन थ्योरेटिकली सेम होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं देखा गया कि इनकी वेलोसिटी सभी की डिफरेंट, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो वेरी कर रही थी वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही थी 0 to सम मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला प्रिंसिपल वो रिलेट होगा और वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस डिफिकल्टी को जो सोल्व आउट किया उसने, किसने किया, पॉलिंग ने 1930 के अंदर ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है तो उसके साथ एक पार्टिकल और एमिट होता है, उसका नाम है एंटी न्यूट्रॉन, और ये अनचार्ज पार्टिकल, कैसा पार्टिकल, अनचार्ज। और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन आपस में एनर्जी शेयर कर लेते हैं, यानी इसकी एनर्जी मैक्सिमम है तो इसकी एनर्जी मिनिमम, और इसकी एनर्जी मैक्सिमम तो इसकी एनर्जी मिनिमम, यानी आपस में एनर्जी शेयर कर लेते हैं। और इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करती है वो कौन सी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करती है। ठीक है, तो यही है कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के बीच जो यहाँ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम कर रही है वो क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक इंपोर्टेंट पॉइंट और आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो बना होता है बच्चों, क्वार्क से बना होता है। किससे, क्वार्क से, यानी इलेक्ट्रॉन को भी हमने ब्रेक करके देख रखा है, वो किससे बना होता है, क्वार्क से। तो क्वार्क की स्टेटमेंट क्या होगी, क्वार्क्स आर द पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्वार्क्स के ऊपर चार्ज क्या होगा, फ्रैक्शन में चार्ज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के टर्म में फ्रैक्शन में चार्ज होगा, क्वार्क्स बोलते हैं। और रिसेंटली जो मैटर की टुगेदरनेस का रीजन है बच्चों, वो क्या है, क्वार्क्स इंटरेक्शन, यानी क्वार्क्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो इसका रीजन है। ओके, और बच्चों अगले लेक्चर में हम पढ़ें कंजर्वेशन लॉ। आई थिंक आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से यहाँ पे डीपली हमने सब कुछ आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। ओके।